हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार तरीका से आप लोग पेपर दिए होंगे JITS 2 और उसमें अच्छे नंबर आए होंगे। जिन बच्चों को किसी क्वेश्चंस में किसी कारण की वजह से आपको डाउट आए होंगे, तो इस वीडियो सॉल्यूशन की तरह आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका पेपर वैसे अच्छा गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट होता है तो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। और जो भी बच्चे किसी कारणवश, जो हमारा टाइम स्लॉट था 5:30 लास्ट जो टाइम था 9:30 मॉर्निंग से, अगर अभी भी पेपर नहीं दे पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। पीडीएफ ले लीजिए और अपना पेपर जरूर एनालाइज कीजिए, देखिए कितना आप नंबर ला पाते हैं। बहुत शानदार पेपर है, बहुत कायदे से एनसीईआरटी इसमें था। इसमें एनसीईआरटी का लर्नर है, इसमें पीवाईक्यू का डाटा चेंज है, इसमें कुछ फ्रेश क्वेश्चंस है। तो पूरा मर्जब जो फ्रेश मतलब बढ़िया एक तरीका से पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि ऐसे ही पेपर आपको जेई में देखने को मिलेगा। देखते हैं जब से पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का डीएनएफ ब्लॉक का लाइन है, अगर आपको पता हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज MnF4। हमारे पास दो कंपाउंड दिया है, पहला दिया हुआ है मुन्ना MnF4, दूसरा दिया हुआ है बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है Mn2O7। इसमें कह रहा है कि +7 होता है। हमको क्वेश्चंस में कह रहा है कि इसमें यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो आप देख भी सकते हो, और यहां पर +7 होता है। कह रहा है फ्लोराइड में +4 ही दिखाता है और जबकि ऑक्साइड में +7 तक दिखाता है। क्यों? इसका रीजन एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे ना मुन्ना, तो एक लाइन है कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड जब बनाता है MnF4 और Mn2O7, तो दोनों के केस में यहां पर सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। जबकि अगर बात करूं Mn2O7 में मुन्ना, तो यहां पर जो कंपाउंड बना रहा है, यहां पर वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल दोनों वाले बना रहे हैं। तो मतलब ऑक्सीजन के पास मैग्नीज के साथ ये टेंडेंसी होता है कि वो सिंगल कोवेलेंट भी बना सकता है फ्लोरीन के साथ, और ऑक्सीजन आएगा तो डबल कोवेलेंट और सिंगल भी बना सकता है। तो जिसके कारण इक्विवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल एंड सिंगल बोथ, जिसकी वजह से मुन्ना हमारा यही आंसर डी वाला सही है। एनसीईआरटी का लाइन है। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको यह क्वेश्चन देने का एक ही मकसद है, इजी क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी भी पेपर में आप देख लो, किसी भी शिफ्ट में, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू सिंगल कोवेलेंट इन फ्लोरीन MnF4 बनाता है और डबल कोवेलेंट मतलब ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसके कारण ये हमारा Mn2O7 में +7 तक दिखाता है, जबकि MnF4 में +4 दिखाता है। इजी क्वेश्चन, डीएनएफ ब्लॉक का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बनाए होंगे। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, गुजारिश है, चैनल पे पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जिसमें ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन ऑलरेडी है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपको दिया था। आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल दिया हुआ है, ठीक है मुन्ना, M से M2+ में जा रहा है और हमारा X से X2- में जा रहा है। अब E0 सेल दिया हुआ है M2+ से M का 0.6 वोल्ट और X से X2- का दिया हुआ है 0.3 वोल्ट। अब आपको कह रहा है कि पहले ई सेल, मुन्ना क्या होता है ई सेल? अगर आपको बात करूं, ई सेल होता है E कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। अरे होता है या नहीं होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या होता है ई सेल? हम फॉर्मूला में पढ़े हैं क्या सर? E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ये भी पढ़े हैं। अरे बिल्कुल पढ़े हो। बस उसी चीज को यहां अप्लाई करेंगे, देखेंगे स्पॉन्टेनिटी हो रहा है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्या जो E0 सेल ई सेल की वैल्यू इतना आ रहा है। देखते हैं सर, कैथोड, कैथोड पे क्या होता है मुन्ना? रिडक्शन। रिडक्शन कहां हो रहा है? अगर इस सेल में देखोगे तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां हो रहा है रिडक्शन। तो पहले रिडक्शन वाली वैल्यू कितनी है? 0.34 माइनस एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू कितनी है? 0.46। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे मुन्ना, तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है निगेटिव में। कितना आ रहा है? आप अगर गौर से देखोगे 0.12 वोल्ट, 0.12 वोल्ट आ रहा है। अच्छा सर, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो एक बात मेरे को बताइए, E0 सेल की वैल्यू कितना आ गया? E0 सेल बोल रहा हूं, ई सेल की वैल्यू कितना आ गया? ई सेल का वैल्यू हमारा क्या आ गया मुन्ना? पॉजिटिव। और अगर रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो आपको सिखाया हूं
NFE सेल क्या क्या बराबर, अरे डेल्टा जी बराबर माइनस NFE नॉट सेल। अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा ई सेल को पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि डेल्टा जी निगेटिव हो पाएगा। अरे थर्मोडायनेमिक्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मर्ज करके सिखाया हूं मुन्ना। तो सर ई सेल पॉजिटिव आ गया, तो सर ये जो रिएक्शन दिया हुआ है कि M से M2 प्लस और X3 X2 माइनस, ये वाला रिएक्शन तो पॉसिबल होना नहीं है, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा ई सेल क्या 0.8 वोल्ट आया, बिल्कुल नहीं सर। माइनस का आया, बिल्कुल नहीं सर। मतलब अगर इसका रिएक्शन को रिवर्स कर दे, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे, तो पहले हमारा एनोड वाला कैथोड बन जाएगा, कैथोड वाला एनोड बन जाएगा। उस समय में 0.46 से 0.34 करेंगे तो प्लस का आएगा और हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। आंसर विल बी फोर्थ, डी ऑप्शन। क्या समझ में आया, जल्दी से बताएंगे। एक घुट पानी पी लेने, जल्दी से बताओ क्या समझ में आया। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, नहीं ना, सॉरी। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, मैं पूरा बता रहा हूं। देखो ये थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था तुम्हें, ये वाला जो चीज है तुम्हें फॉर्मूला पता होता है। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, मतलब ई सेल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ई मैप, कैथोड माइनस एनोड होता है, या राइट माइनस लेफ्ट लिख दोगे। राइट वाला सर हमारा दिया हुआ है, लेफ्ट वाले का दिया हुआ है माइनस किए सर, पॉजिटिव निगेटिव आया, निगेटिव आया मतलब हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमको जो ये रिएक्शन दिया है उसको पलटना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर वाला जो रिएक्शन होगा वो सही होगा। इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, दो स्टेटमेंट दिया है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, फिनोल क्या होता है मुन्ना, देखो ये होता है सर फिनोल, क्या बात है सर, ये हमारा क्या होता है फिनोल। अच्छा सर, फिनोल इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी सच एज CaCl3। अच्छा, दो चीजें दिया हुआ है, इन्होंने कह रहा है कि किसके प्रेजेंस में, CS2 और CaCl3 नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर तुम ब्रोमिनेशन कराते हो, अगर तुम क्या कराते हो मुन्ना, ब्रोमिनेशन कराते हो, अगर तुम क्या कराते हो, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, तो क्या होता है, ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन भैया यहां पर प्लोराइज होके अटैक करता है, कहां कहां पे अटैक करता है, एक बार ऑर्थो पे और दूसरी बार अटैक करता है पैरा पे। और मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता है, ध्यान से समझेंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनाता है, ये होता है मेजर। और अगर माइनर की बात करोगे तो माइनर बनाता है हमारा ऑर्थो वाला, ये कहानी है, ठीक है। तो पहला कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज CaCl3, लो पोलर है, डायपोलमेंट थोड़ा कम होता है, CS2 का तो डायपोलमेंट 0 होता है। तो कहता है लुईस एस्लिस कैटलाइज रिक्वायर्ड्स लुईस एस्लिस, नहीं भैया, इसमें सिर्फ और सिर्फ CaCl3 यही हमारा पोलर मॉलिक्यूल है जो पोलरिटी जनरेट करेगा, Br+ जनरेट करेगा और अटैक करवा देगा। तो हमारा इसमें हमको कोई अलग से जरूरत नहीं पड़ता है। क्या जरूरत नहीं पड़ता है, लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ता है। देखो कह रहा है द लुईस एसिड कैटलिस्ट जो होता है पोलराइजेस द ब्रोमीन इन जनरेट Cl, सही बात है। देखो अगर मैं तुमको लिखूं ना PHOH मुन्ना, और अगर Br2 के प्रेजेंस में अगर यहां पर कहीं पर दिख जाए FeBr अगर 2 लिया हो, तो ये क्या करता है, अरे ये क्या करता है, अगर याद करो यार, मैंने तुमको और भी एग्जांपल लेके सिखाया है। कैसा सर, अगर सर और अगर मान लो AlBr3 होगा तो सर कैसे होगा, ये क्या करता है लुईस एसिड Al, मुन्ना पता है ना, Br4, जो बच्चे मेरे से NCERT एग्जांपल में पढ़े होंगे, मैंने बोला था Br4 माइनस बनाया और यहां पर जनरेट करता है Br+, यही Br+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है। तो कह रहा है द लुईस एसिड कैटलाइट पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट Br+, बिल्कुल सही कहानी कह रहा है। ये असर्शन मतलब स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट जब ले लेते हैं तो वही हमारा पोलराइज कर देता है, अदरवाइज अलग से जरूरत लेने की हमारा कैटलिस्ट नहीं पड़ता है। तो कहीं पर ऐसा ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी सही बात है। आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग पेपर में बनाए होंगे, आपको कोई डाउट होगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग बोराजिन। अच्छा, हमने आपको पेपर में थोड़ा सा यहां पर चेंज करके दिया था, हमने वहां पर बोराजिन की जगह चेंज कर दिया था। हमारे DTP वाले भैया इसको चेंज नहीं किए थे, इनऑर्गेनिक बेंजीन लिख के दिया था, अगर आप पेपर में देखे होगे तो। अब जो बच्चा को सबसे पहले पता होगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन को ही बोराजिन बोलते हैं, उसके बाद ही कर पाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक बोराजिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वैसे फॉर्मूला पूछोगे तो बहुत बच्चे याद करते हैं B3N3S6, B3N3S6। और अगर मुन्ना मैं इसका बात करूं, अगर इसको बोलूं कि किसके प्रेजेंस में, अगर इसका प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो ये बोरिक एसिड बना लेता है H3BO3, उसके बाद ये अमोनिया बना लेता है NH3। अरे नहीं समझ में आया, और बचा हुआ हाइड्रोजन गैस भी बाहर चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमें रिएक्शन सर पता है, और ये रिएक्शन सर बहुत प्यारा से हम जानते हैं, कैसे बनाए वो भी पता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हम बात कर रहे थे, यहां पर होता है N, यहां पर होता है B, यहां पर होता है N, यहां पर होता है B,
यहां पर होता है अल्टरनेट बी और एन होता है, इसके अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है मुन्ना, ठीक है। अब जो बात ध्यान रखने वाली है, इस पे आता है माइनस, इस पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, इस पे आता है प्लस, इस पे आता है माइनस, इस पे आता है प्लस, सबसे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, B3N3S6। देखो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इनऑर्गेनिक बोराजिन बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। अच्छा, इसका जो बॉन्ड होता है ना मुन्ना, पोलर होता है। कंपाउंड ओवरऑल नॉन पोलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इसके जो बॉन्ड होता है मुन्ना, वो बॉन्ड हमारा क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। बॉन्ड किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। बट अगर कंपाउंड की बात करोगे, जो कौन सा कंपाउंड, बोराजिन कंपाउंड की बात, तो वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अब देखो, इट कैन रिएक्ट विथ वाटर, बिल्कुल वाटर से रिएक्ट करके H3BO3, अरे यार B3 है ना, H2O एक्सिस में, H2O किस में है, वो एक्सिस में, तो बोरिक एसिड बना लेगा अमोनिया का 3 मॉलिक्यूल, तो NH3 बना लेता है, रिएक्शन बैलेंस कर लेना, और H2 गैस लिबरेट करता है। इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, देख रहे होगे। इट कैन इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, देखो भैया इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन कैसे, इसका एक, अरे यार तुम बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़े होगे ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है मुन्ना, उसी तरीका से डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो ए बी सी तो सही है, हमसे पूछ रहा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी वाला, इट कंटेन्स बनाना बॉन्ड, कहीं बनाना बॉन्ड नहीं रख रहा है मुन्ना, नॉर्मल डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक का। हालांकि आप बोलोगे पी ब्लॉक से रिलेटेड है भैया, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल भी, और ये PYQ का क्वेश्चन है, जहां पे बोराजिन था, मैंने उसको हटा के इनऑर्गेनिक बेंजीन किया था, ताकि आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन को ही बोराजिन बोलते हैं ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का। ए से एक देखो, यहां पर 4 हमारा, ए से हमारा P1 बना रहा है, ठीक है मुन्ना, बी से हमारा क्या बना रहा है, कुछ P2 बना रहा है, ठीक है मुन्ना, सी से बना रहा है P3, और डी से बना रहा है P4, कुछ हमारा 4 दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है कि फ्लोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना इस ग्राफ के बेसिस पे। ऑर्डर क्या होता है मुन्ना, ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं रेट, रेट मुन्ना क्या होता है, तुम बोलोगे सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई हमारा कंसंट्रेशन है इसकी पावर n, यही ऑर्डर बताता है। अरे ये पढ़ के रखे हो कि नहीं, रेट जो होता है, और रेट को और कैसे लिख सकते हैं मुन्ना, dx/dt जो होता है वो क्या होता है सर, x टू दी पावर, अगर हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये होता है। अच्छा, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो रेस कांस्टेंट डालते हैं, रेट कांस्टेंट डालते हैं, जिसको बोलते हैं n। अच्छा, इसके बाद ना, जैसे मैंने देखा, मेरा बोल रहा सर यहां पर भी लॉग रेट दिखा रहा है, यहां पर लॉग कंसंट्रेशन दिखा रहा है, इसे यही कंसंट्रेशन होता है। मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, रेट को r से डिनोट करता हूं, कोई हल्ला करने मत आना मेरे मुन्ना। यहां पर क्या हो जाएगा n, यहां पर क्या हो जाएगा n log क्या हो जाएगा, n log, मतलब समझो, पहले बात को समझो, यहां पर हो जाएगा log k प्लस n log a। समझ में आया किसको, अरे a इंटू बी तो log a प्लस log b हो जाता है, log में प्रॉपर्टी सिखाया हूं, हाँ या ना मुन्ना, बहुत आसान चीज। अगर तुम कंपेयर करोगे y इक्वल टू, तो इसको बोलोगे c, इसको बोलोगे m, इसको बोलोगे x, तो जो ये हमारा n है ना, यही डिपेंड करता है, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा। n क्या था, पावर, पावर क्या था, यही हमको बताता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही क्या बताता था मुन्ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे नहीं समझ रहे, रेट लॉ में जो पावर होता है ना, वही बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सारे जो सम करोगे तो। अब देखो, अगर जो स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप, हायर द स्लोप हायर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ में आया। तो सर जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आप बोल रहे हो हायर द स्लोप, हायर द स्लोप हायर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया मुन्ना, अरे ये चीज समझ में आया जो कॉन्सेप्ट बताया हूं। अगर ये समझ में आया तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, तुम बोलोगे सर सबसे ज्यादा स्लोप डी का है। उसके बाद स्लोप किसका है, तो उसके बाद तुम बोलोगे सर स्लोप बी का है। उसके बाद स्लोप किसका है, तुम बोलोगे सर उसके बाद स्लोप ए का है। सबसे कम स्लोप किसका है, सबसे कम स्लोप डी का है। ये स्लोप का ऑर्डर है, और सर यही ऑर्डर किसका हो जाएगा सर, यही ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो DBAC आंसर पहला ही दिख रहा है, चमका, अरे नहीं चमका, अरे नहीं चमका, अरे चमका ना यार। मैंने बोला केमिकल काइनेटिक्स का अगर तुम्हें बेसिक आता होगा ना, तुम केमिकल काइनेटिक्स का सारे क्वेश्चन कर लोगे। केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, ये 2 ऐसे चैप्टर है, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोल दूं, क्लास 12 का जो फिजिकल वाला पार्ट है ना, अगर उसका थ्योरी तुम्हें दिमाग में एक बार अच्छे से चमक गया ना, एक बार फिट हो गया ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, बढ़िया से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो, एक बच्चा के दिमाग में ये चीज जनरेट होना चाहिए कि ये कैसे होता है, और अगर ये जनरेट हो गया तो क्वेश्चन आसानी से कर सकता है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, असर्शन दिया है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन द माल्टोज। देखो माल्टोज क्या है ना, डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल है। 2 जब ग्लूकोज आपस में जब
कंडेंस्ड होते हैं तो वहां से हमारा बनता है, क्या बनता है, माल्टोज बनता है। और अगर एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल मुन्ना अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा क्या कि जो हमारा माल्टोज होता है ना उसमें होता है अल्फा डी। अच्छा, ग्लूकोज का दो फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। बात आगे तक बढ़ी है तो दूर तक जाएगी, मैंने बोला चलो मैं बता ही देता हूं क्या होता है सर अल्फा डी ग्लूकोज, क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज। देखो मुन्ना, यहां पर अगर OH नीचे की तरफ हो, क्या बोला, OH अगर नीचे की तरफ हो और बाकी सब देखो OH का ही डिफिनेशन होता है, अगर OH नीचे की तरफ है, यहां पर इधर OH नीचे की तरफ होगा, फिर OH ऊपर की तरफ होगा, फिर इधर OH नीचे की तरफ होगा, फिर इधर मुन्ना CH2H होता है, हाँ या ना। अगर ये OH नीचे की तरफ है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर यही OH जब ऊपर चला जाएगा, यही OH जब ऊपर चला जाएगा, यहां चला जाएगा H की जगह पे, तो उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया। तो जब तुम्हारा ये कंपाउंड माल्टोज बनता है ना तो ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। देखो यहां पर गौर से देखोगे तो यहां पर OH था, यहां पर अगर आप गौर से देखोगे मुन्ना समझ में आएगा, यहां पर O था और देखो यही वाला O यहां पर गया, अरे यार OH, यही OH यहां पर कंबाइन किया है, तो ये वाला ग्रुप तो यार बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो यहां पर जो कंबाइन बनता है ये हमारा क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। ये वाला नहीं होता, यहां पर भी OH होता है और यही जुड़ के ये वाला रिएक्शन नहीं जा रहा होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं बता ही देता हूं। मैं बोल रहा हूं मुन्ना एक और इधर ग्रुप बनाओ, एक और इधर ग्रुप बनाओ, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हूं तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखो यहां पर क्या हो गया, यहां हो गया ये वाला को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, तो ये वाला नहीं होता है, ध्यान से समझना। यहां भी होता है अल्फा, यहां होता है OH, यहां होता है क्या मुन्ना, यहां होता है OH, यहां होता है क्या, यहां होता है OH ऊपर की तरफ होता है, यहां पर समझो, यहां पर होता है OH और जो पोजीशन छोड़ रहा हूं ना वहां पर H होता है, OH OH। समझ गए हो, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, अरे 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 हाँ लिख लेंगे सर। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, लिख लेंगे, अब तो सीख गया हूं सर अल्फा बीटा क्या होता है। इसको भी अल्फा बोलते हैं, इसको भी अल्फा बोलते हैं, हाइड्रोजन नहीं डाला हूं तो देखो होता क्या है। यहां से एक H हटा, यहां से एक H हटता है मुन्ना, और ध्यान से समझो, यहां से एक H और यहां से एक O हटता है, और यही वाला कंपाउंड हमारा देखो जुड़ के और यहां पर बन जाता है अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा दोनों अल्फा डी होता है और इधर वाला भी अल्फा डी होता है, तो जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये भी क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। पहला ही ऑप्शन में देखो दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको बोलते हैं दो ग्लूकोज के बीच में बनने वाला लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, अल्फा अल्फा के बीच में बनता है। कह रहा है माल्टोज इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय टू ग्लूकोज यूनिट विच C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। करके देख लेते हैं मुन्ना, इसका नोमेनक्लेचर करो, देखो मजा आएगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इधर का C4 यूज हो रहा है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर भी जाता हमारा 5, इधर जाता 6। तो पहले वाले कार्बन का C4, एक कार्बन का C1, तो C1 C4 के बीच में हमारा लिंकेज हो रहा है। बिल्कुल सर, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो असर्शन तो गलत है बट रीजन से असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। कहीं लिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, assertion इज रॉन्ग, assertion इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ में आया। ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, ये आपके पीवाईक्यू में है। ये मैं जब एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो हर एक दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने दे दिया। बाकी आप देख लेना बायोमोलिक्यूल का, अगर आपको दिक्कत लगेगा तो मैं बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज बायोमोलिक्यूल आप एनसीईआरटी से जरूर कर लेना, मैं नोट्स दे दूंगा, उससे जरूर कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बट करके जाना बायोमोलिक्यूल, स्किप मत करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ये हमारा कुछ चेन ऑफ रिएक्शन है, इसमें कह रहा है कैसे। देखो हम इसे क्वेश्चन देखते हैं ना तो मेरे दिमाग में क्या आता है ना, देखो ये डबल बॉन्ड टूटा है तो इधर भी हो गया इधर भी हो गया हो, ये क्या करता है मुन्ना, O3 प्रेजेंस ऑफ Zn, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये बनता है। अच्छा, और जब हमारा अगर इसके बाद हमारा दिमाग में क्या आया, R C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका रिएक्शन मुन्ना अगर मेरे आपको बताऊं, अगर इसका रिएक्शन आप करा देते हो किसके प्रेजेंस में, NaOH प्रेजेंस ऑफ I2, तो ये कहते हैं, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये बना लेता है R C डबल बॉन्ड O CO, ठीक है मुन्ना, ये CO वाला बन जाता है, ठीक है, यहां पर बन जाता है CO और यहां बन जाता है C डबल बॉन्ड OO, एसिड बन जाता है ना मुन्ना, एसिड बन जाता है, C डबल बॉन्ड O और यहां माइनस हो गया,
ठीक है, और बन जाता है CH3 CHI3, क्या बन जाता है CHI3। इसी का प्रेसिपिटेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो यहां पर देखोगे CH3 वाला ग्रुप है, यहां पर COCH3, और यही वाला देखो यहां पर आइडोफॉर्म रिएक्शन दिया है। तो पहले ओजोनोलाइसिस फिर उसके बाद आइडोफॉर्म, पहले ओजोनोलाइसिस वो भी रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस फिर आइडोफॉर्म। आंसर नंबर 4 दिख रहा है। इजी क्वेश्चन बट बढ़िया क्वेश्चन, रिएजेंट जिस बच्चों को याद होगा कर सकता है, नहीं तो फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अच्छा TiCl4, अच्छा देखो यहां पर कोई आंख बंद करके बोलेगा सर अगर मैं बात करूं TiCl4 में सर यहां पर x -4 इक्वल टू 0, तो x सर +4 में है, यानी Ti टाइटेनियम किस में होता है सर 22, अरे एस्केडियम टाइटेनियम सर Ti +4 में सर इसके पास 4 के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर चले जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आर्गन, आर्गन मुन्ना 4s0 और 3d0, ठीक है। अच्छा कौन सा है सर, सर हमारा गौर से देखो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा है गौर से देखो कौन सा है मुन्ना, टेट्राहाइड्रल वाला ज्योमेट्री है, देखो ना यार 4 है, ऑक्टाहाइड्रल वाला नहीं है। तो पहले Eg P2G, तो Eg में भी 0 T2G में भी 0, कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन की बात करूं FeO4 2-, दूसरा ऑप्शन क्या है मुन्ना FeO4 2-। इस ऑप्शन की बात करूं यहां पर x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या मुन्ना निकल गया +6। सर Fe+6 में कितना में आएगा सर, सर एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन 3d+6, तो क्या आ जाएगा आर्गन, और यहां पर आ जाएगा मुन्ना क्या 3d2 4s0, अरे हाँ या ना, तो सर डी में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हमको पता होना चाहिए, देखो यहां पर फिर से देखो कैसा कॉम्प्लेक्स है सर टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा मुन्ना, अरे टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तुम बोलोगे सर नीचे होगा हमारे पर सर क्या 2 ऑर्बिटल, ऊपर सर कितने ऑर्बिटल होगा सर 3 ऑर्बिटल। अरे कोई समझने वाली दिक्कत वाली बात, अरे मुन्ना नहीं ना, अरे मुन्ना नहीं ना, तो सर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारा पेयरिंग भी नहीं हो रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पर बेरी सेंटर है टेट्राहाइड्रल के केस में, तो यहाँ पर हो गया ये हो गया Eg और ये हो गया T2G, है ना। तो Eg के में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, बिल्कुल सर कौन यहाँ पर कहें ऑप्शन दिखा सेकंड का सर फर्स्ट। उसके बाद FeCl4 के केस में कितना आएगा +3, Fe+3 मतलब एस्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम, Fe+3 मतलब देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 और डाल दो तो डी में, समझ रहे हो, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d, इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो ना तो 3d5 हो जाएगा, नहीं समझ में आया 3d5 हो जाएगा। तो d5 के केस में कितना नॉन मतलब इलेक्ट्रॉन देखो पेयरिंग यहाँ पर भी नहीं होगा, तो 1 2 अगला इलेक्ट्रॉन 3 4 5, समझ में आया। तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, समझ में आया, पहले में 2 तीसरे में 2 और बचा हुआ तो यही होगा। अब ऑप्शन देख लो यार, क्या ही ए का हमारा हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ऑप्शन वैसे ही दिख गया मेरे को सेकंड वाला चमका। तो आपको पता होना चाहिए सर, कैसे पता चलेगा सर Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में, अरे मुन्ना आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में आता है फिर Eg में जाता है, नहीं समझ में आया। अगर हमारा टेट्राहाइड्रल आता तो पहले Eg में आता फिर T2G में जाता, बस उसी हिसाब से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना CFT में सिखा रखा हूं, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का प्यारा सा क्वेश्चन मुन्ना, ऑर्गेनिक का प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है C2H5Br का रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के सामने, किसके साथ अल्कोहलिक क्यूएच, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कौन मेरी बातों से एग्री किया होगा और पेपर में इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से किया होगा, बिल्कुल सर एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर लग जाएगा सर Br, सॉरी OH लगेगा ना यार, OH लगेगा ना, एलिमिनेशन है मुन्ना, अरे एलिमिनेशन है। उसके बाद सर फिर से हमारा क्या कराया Br2 प्रेजेंस ऑफ, अरे मैं सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं एलिमिनेशन करा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं एलिमिनेशन करा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं एलिमिनेशन करा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन ये तो गलत बात है ना, एलिमिनेशन कराएगा। अरे यार यहां से HBr बाहर जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन सब बच्चे पढ़ के रखे होंगे। अगला हमारा क्या है Br2 प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, Br2 प्रेजेंस ऑफ Cl4 एडिशन रिएक्शन, इधर H इधर मुन्ना Br, इधर H इधर मुन्ना Br, हाँ या ना। इसके बाद अगला जो रिएजेंट है KCN प्रेजेंस ऑफ क्या है, KCN एक्सिस में व्यू लिया है, एक्सिस में लेगा तो क्या करेगा, दोनों के दोनों जो हमारा हाइड्रोजन है मुन्ना उसको हटा देगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा साइनाइड लग जाएगा, हाँ या ना। उसके अगला वाला क्या है, ध्यान से देखो, अगला वाला जो हमारा है क्या ले रहे हैं HCO, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। आपको देख के चमका होगा, जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CN जो होगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा और यहां पर मुन्ना आ जाएगा COOH और यहां पर आ जाएगा COOH। 4 कार्बन का एसिड 1 2 3 4 ओम्स गैप मैंने बताया था OMSGAP
पी। जिस बच्चों को मेरे से पढ़े होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता होगा, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडोपिक एसिड, पैरामेलिक एसिड। भैया ये वाला कार्बन के बीच में दो हमारा क्या होता है, ये वाला कार्बन के बीच में क्या होता है, दो COOH डाई कार्बोक्सिलिक के बीच में हमारा दो कार्बन होता है, एक कार्बन दो कार्बन। सक्सेनिक एसिड विल बी आवर राइट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या हो जाता है मुन्ना, CH2, इधर हो गया COOH, इधर हो गया मुन्ना COOH, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। उसके बाद हमारा आगे बढ़ते चलो, CH2, मतलब इसमें बीच में कार्बन ऐड करते चलो, जो ग्रुप आगे बढ़ाते चलो। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इवेल्युएट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन देयर करेक्टनेस। अच्छी बात है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 point मोलर अमोनिया। अरे यार यूरिया के लिए दिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना, NH2CO NH2। इसका आई की वैल्यू कितना होगा, 1 ऑफ मैन फैक्टर 1 होगा, बोलो हाँ या ना। अरे नहीं चमका, बिल्कुल चमका सर। यहां पर सर NaCl के लिए आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे Na प्लस Cl माइनस, तो सर हमको पता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB क्या होता है मुन्ना, I इंटू KB इंटू M होता है। भले ही सर मोलरिटी दोनों का केस सेम हो सर, बट आई की वैल्यू चेंज होने पर सर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के केस में हमारा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ जाएगा। तो कह रहा था विल बी सेम, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ बॉइल विथ कांस्टेंट, मतलब विदाउट चेंज इन कांस्टेंट टेम्परेचर। भैया डिफिनीशन ही होता है। अगर आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर मैंने पढ़ाया है, अगर आप मेरे से सॉल्यूशन पढ़े होगे, कि मतलब मैंने जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराया है सॉरी अगर मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराया, उसमें बताया था जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है ना, वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। क्या बोला, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। उसका कंपोजिशन मतलब लिक्विड स्टेट और गैसियस फेज दोनों में सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। उसका डिफिनीशन ही बताया हूं। ओस्मोसिस ऑलवेज टेक्स फ्रॉम हाइपरटोनिक, गलत बोल दिया ना भैया, यही गलत बोल दिया। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जाता है, स्टेटमेंट गलत बोल दिया। द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी 0.4 m अप्रोक्सीमेटली, इतना दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आप देखे होगे, मैं आपको जो पेपर होगा उसमें नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये वाला चीज मैं ऑलरेडी हटा दिया था पेपर में, ठीक है। मेरे डीटीपी महोदय ने थोड़ा इन चीजों को ध्यान नहीं दिया, मेरी भी गलती थी, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना था, तो जो रफ फाइल था वो मैंने उनको फिर वापस नहीं दिया। तो जो करेक्टर्स पेपर में छोटी छोटी चेंजेस है ना, वो यहाँ पर दिख जाएंगे, बट पेपर में दिखेंगे, बट यहाँ पर वो मैं बताते चलता हूँ आपको। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, हमको मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो वरना। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। होता है यही या नहीं होता है, बोलो होता है या नहीं होता है। कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं, कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं। और अगर आप एग्री करते हो तो यार कुछ नहीं है, क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, 4.09 दिया हुआ है, 4.09 मोलरिटी दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। 30% 2H2SO4, तो मान लेते हैं 100 ग्राम में, क्या बोला 100 ग्राम में। अच्छा यहां पर मोलरिटी नहीं, यहां पर क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है ना, तो ग्राम पर ml में दिया हुआ है। देखो 100 ग्राम अगर तुम मान लेते हो 100 लीटर में, क्या बोलते हो 100 लीटर तुम ml मानते हो ना, तो उसमें कितना ग्राम, 32 ग्राम तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो क्या है, या 100 ml मान लो, 100 ml में 32 ग्राम क्या हमारा H2SO4 है, तो H2SO4 क्या निकालोगे, 32 बाय मास बाय मोलर मास। H2SO4 का 98 होता है, जिस बच्चों को याद होगा ठीक, नहीं तो निकाल लेना। मास बाय मोलर मास, ये क्या आ गया, मोल्स आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, देखो मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है मुन्ना। तो डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, हमको तो वॉल्यूम निकालना है ना मुन्ना, वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना 100 ml, और हमारा कितना दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम दिया है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा मुन्ना, सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा, मान लेते हैं 100 ग्राम। अरे यार यहां पर माने द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4, मतलब 100 ग्राम में 32 ग्राम H2SO4, 100 ग्राम हम मास मान लिए अपॉन, अरे यार यहां मैं गलती लिख रहा हूं, वही तो मैं सोच रहा हूं, कुछ तो गलती लिख रहा हूं। वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, तो मास 100
अपॉन डेंसिटी। यहां से जब रो निकालोगे ना तो रो कैलकुलेट करके 1.26 ग्राम पर ml ही आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो इसको 10 टू द पावर, अभी जो ये वाला चीज है ना ये लीटर में है, अगर लीटर को अगर मिलीलीटर में बदलना है तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर ये पाओ। तो ये वाला स्टेटमेंट भी मुन्ना सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कैसे बताया, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके आया था इसीलिए मैंने तेजी से किया, ए बी और डी, बी और डी। देखो मैं भी ऐसा नहीं भगवान हूं कि मैं भगवान हूं, अरे मैं बहुत जानता हूं, नहीं, मैं भी आप ही की तरह आज से 5 साल 4 साल पहले जेई का एग्जाम दिया था। 4 साल तो नहीं, ऑब्वियसली 5 साल 6 साल होने वाला है, पहले एग्जाम दिया था और मैंने 98 प्लस परसेंटाइल लाया और ऐसे ही मेहनत करता रहा। तो अभी भी मैं आपसे जब कोई डिस्कशन करने आता तो मैं भी पेपर पूरा सॉल्व करता हूं, मेहनत करता हूं आपके साथ, इसीलिए कहता हूं अगर मेहनत दिखता है ना तो आप सपोर्ट करिए, आप पेपर दीजिए, आपका काम है कम से कम शेयर कीजिए, शेयर नहीं करेंगे आपका लॉस होगा। मैं देखो अगर मुझे नहीं दिखेगा, ऑडियंस नहीं दिखेगा, मैं देखेगा बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मैं देखूंगा मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, अभी आपको टाइम दिख रहा होगा 10 बजने वाले हैं रात के, कल आपके पेपर है इसीलिए मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट अगर आप एफर्ट नहीं दिखाएंगे तो मेरा भी कोई मतलब नहीं बनता उन चीजों का। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इफ एन आयरन हैज ऑफ आयरन 3 का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, पीवाईक्यू में ऐसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, NH3 ध्यान से समझेंगे, X है और Cn होल Y है मुन्ना और माइनस चार्ज है, ठीक है। अब देखो अगर चार्ज हमेशा बैलेंस होता है, अगर इसका हमको 3 दे रखा है मुन्ना, इसका अगर 3 दे रखा है तो +3 यहां पर X इंटू नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है NH3 पे 0 प्लस Y इंटू -1 इक्वल टू क्या आ गया -1। यहां से अगर तुम Y कैलकुलेट करोगे तो -1 माइनस का 3, तो Y कितना आ गया मुन्ना -4 आ गया, समझ में आया। Y -4 आया, समझ में आया। y -4 ने +4 आया, क्लियर। मैथमेटिक्स थोड़ी सी सही कर लेना मुन्ना, थोड़ी सी ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद जैसे 4 आया, मैंने बोला साइनाइड 4 है, साइनाइड 4 होगा मतलब कहीं ना कहीं अमोनिया 0 तो होगा नहीं, अमोनिया कुछ ना कुछ होगा। अच्छा जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जितना होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका डबल होता है। यहां पर अगर आप बात करोगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है मुन्ना मतलब मेटल का कितना दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, जनरली हमारा डबल होता है, ये भी आपको पढ़ाया जाता है और आपको पता होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अगर 4 Cn आ गया तो मतलब x की वैल्यू कितना होगा, NH3 कितना होगा सर, NH3 2 होगा, NH3 2 मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 पता चल गया तो x प्लस y कितना आ जाएगा, x प्लस y आपका क्वेश्चन में इंटीजर टाइप भी आ सकता था और वैसे भी आ सकता था, आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन। पहला चार्ज बैलेंस से निकाले, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाले। कह रहा है मैच द रिएक्शन गिवन कॉलम 1 विद कॉलम 2, बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, अमोनोलाइसिस एमाइंस का पूरा रिएक्शन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। जिस बच्चों को पता होगा अमोनोलाइसिस क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिया का एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NH3 के साथ करते हैं, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन सब बच्चों को पता होता है, गैब्रियल थैलामाइड मैंने बताया भी था। जो एमाइंस का मेरा पिछला लेक्चर आया था, जो सारे बच्चे देखे होंगे, जो नहीं देखे भैया देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर मैं बता भी रखा था, यहां पर मैंने आपको बता भी रखा था C डबल बॉन्ड O और यहां पर O माइनस, और यहां पर क्या था, यहां पर O माइनस नहीं था, ध्यान से समझो, इधर क्या था मुन्ना K, इधर भी K था, है ना, ठीक है मुन्ना, यहां पर था, ठीक है, और NH2 था, ठीक है, प्राइमरी अमाइन के केस में देता था। और ये क्या है, थिलामाइड है, थिलामाइड, फिर इसका रिएक्शन कराए थे RH के साथ, QH के साथ, तो पूरा हमारा कहानी आगे पता है जो बच्चे हमारे साथ किए होंगे। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसका क्या हो गया मुन्ना, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन ऑफ थैलामाइड विथ QH। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एमाइंस विल वन नंबर ऑफ कार्बन, और कैलामाइन का तो डिटेक्शन ऑफ मतलब आइसोसाइनाइड के लिए करते हैं, सेकेंडरी अमाइन देता है। तो अब देख लो 1 का फोर्थ और B का थर्ड, C का देख लो, C का दिया होगा 1, C का 1 का पहला ही ऑप्शन में, यानी ये वाला आंसर सही हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी बच्चा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की होंगे, एनसीईआरटी की होंगे, बोर्ड लेवल में भी की होंगे, इजी कर लिया होगा, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं था। अगला क्वेश्चन, एसाइलेशन ऑफ एमाइन गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वेयर एल्काइलेशन गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखो एसाइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन जब भी तुम एमाइन के एसाइलेशन की बात करना चाहते हो, एसाइलेशन क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसाइलेशन, ठीक है मुन्ना। गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद एमाइन, एसाइलेशन ऑफ एमाइन, ठीक है, गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद अल्काइलेशन ऑफ एमाइन गिव्स। देखो समझो बोलना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है जब RNH2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हो, RNH2 के साथ, तो ये हमारा क्या बनता है, ये फ्री रेडिकल बनता है मुन्ना, और ये जाके यहां पर क्या करता है, अटैक करता है, समझ में आया। वहीं पर अगर RX की बात करूं NH2 के केस में, RH की बात करूं अगर NH2 के केस में, तो क्या होता है, ध्यान से समझो, यहां पर ये X माइनस बनता है और ये यहां जाके अटैक करता है, समझ रहे हो, ये वाला X माइनस बनता है, ये डेल प्लस बनता है, और ये जहां के अटैक करता है। अब देखो दोनों केस में, यहां पर ज्यों ज्यों R जुड़ता है तो वहां पर
और भी हमारा रिएक्टिविटी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते, जैसे ये बनाना समझो, जैसे ये बनाना समझो मुन्ना, ये प्लस यहां पर आर और उल्टा देना स्टार्ट कर दिया, इधर से भी हमारा आर देना स्टार्ट कर दिया, इधर एच है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एन प्लस और एच इधर है, एर एच इधर हम डाल दिए, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो ये जो हमारा अमोनिया का, जो हमारा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना मुन्ना, ये रेजोनेंस में चला जाता है, तो रिएक्टिविटी घट जाती है, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड देता है, ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड देता है। तो हमारा असर्तन तो सही है, असर्सन में तो कोई बुराई नहीं है, असर्सन तो सही है। रीजन पढ़ते हैं, एसाइल ग्रुप स्ट्रिक्टली हिंडर द अप्रोच ऑफ फर्दर, नहीं भैया इसका रीजन ये नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रेजोनेंस में चला जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, जिस कारण पॉली सब्स्टिट्यूट जाता है, ये मोनोस। तो हमारा कहीं पर दिख रहा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल आंसर नंबर सी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द अंडरगोज, देखो SN1 का क्वेश्चन है, जिस बच्चों को चमका होगा हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, SN1 में जितना ज्यादा कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा हमारा अच्छा प्रोडक्ट देगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है मुन्ना, अब देखो पहला अगर आप क्वेश्चन देखोगे मुन्ना, तो यहां पर जैसे यहां पर Br जाएगा, यहां पर Br जाएगा, तो इसके साथ लोन पेयर सिंगल डबल जल्दी जाना नहीं चाहेगा, तो ये तो बहुत कम जाएगा, यहां पर ये SN1 में जल्दी जाना नहीं चाहेगा। बट ये इसकी बात करोगे तो भैया ये SN1 में जाएगा, तो पहला केस में ये वाला ज्यादा होगा। अरे यार ये हाइड्रोलाइज जल्दी होना चाहिए, कार्बोकेटायन स्टेबल बनाएगा। यहां पर देखो, यहां जब बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़िया घूमेगा, बट यहां पर ये भी जाएगा, बट यहां पर ये क्या करेगा ना, लोन पेयर से, और लोन पेयर से क्या करता है, निगेटिव चार्ज जनरेट करता है, और लोन पेयर से प्लस M दिखाता है, प्लस M इनफैक्ट से ये इसको और स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, यहां पर मुन्ना यहां पर जाएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर ये जाएगा प्लस जाएगा, लेकिन इस दोनों में से कौन जल्दी जाना चाहेगा, आई वाला ग्रुप जल्दी जाएगा। अरे यार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, RI का सबसे ज्यादा, फिर हो जाता है मुन्ना RBr, फिर हो जाता है मुन्ना RCl, फिर हो जाता है RF तो देता ही नहीं, अगर देखोगे तो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर यही होता है। क्लियर, हाँ या ना? देखो मैं ज्यादा टाइम लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, तो जो क्वेश्चन आपको डाउट है टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इस वाले केस में देखो यहां पर प्राइमरी बनेगा, इस वाले केस में यहां पर टर्सरी बनेगा, तो नो वाला ये वाला ज्यादा होगा। तो पहला y ग्रेटर देन x, कहीं पर दिख रहा है y ग्रेटर देन x, दूसरा y ग्रेटर देन x, दूसरा y ग्रेटर, तीसरा x ग्रेटर देन y, तीसरा x ग्रेटर देन y, चौथा y ग्रेटर देन x। ऑप्शन नंबर 4 चमका, ऑप्शन नंबर 4 चमका, ऑप्शन नंबर 4 चमका। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन लेके आपको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो अगर आपको पता होगा 17 4f सीरीज 5f सीरीज, 4f सीरीज का एलिमेंट पता है कि नहीं पता है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। ठीक है, HO है या HU है, देख लेना यार एक बार, हुआ, और तुम्हें यहां भी बुला लूं, लू होता है एक, LU होता है, कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम्हें यहां बुला लूं। देख लेना एक एलिमेंट कौन सा होता है नीचे का, हमको खैर देखो मुझे एक एलिमेंट भूल रहा हूं, बट मैं आपको ट्रिक जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर समझो। अगर आपकी बात करोगे ना M+3 के केस में, यहां पर एलिमेंट अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, तो यहां पर क्या होता है 4f, इसमें f 0 में होता है, इसमें f में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उल्टा में लिख रहा हूं मुन्ना, ध्यान से समझेंगे क्या बोलना चाह रहा हूं। इसमें 4f1 होता है, इसमें 4f2 होता है, इसमें 4f3 इलेक्ट्रॉन होता है, आपके NCERT में बना हुआ 4f4 होता है, इसमें 4f5 होता है, इसमें 4f6 होता है, इसमें 4f7 होता है। आगे तो हमको बढ़ने का मतलब ही नहीं, हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना था, तो गैडोलियम हो जाएगा +3 के केस में, वही मैं कहानी आपको बताना चाह रहा था। +2 के केस में है क्या, या +3 के केस में था? +2 के केस में एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दो, पेपर में आप में +2 गया है या +3 गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे चेक कर लेने दो पेपर में आप लोगों के +2 में गया है या +3 में गया है। मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मुझे +3 में दिखा था, चमका था। ओके, +2 में ही गया, ठीक है ना, +2 में ही गया। ये +3 के बताए हैं, अगर +2 में क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसी केस में भी +6। आप यहां पर ही बात करो, गैडोलियम हमारा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे यार कैसी बातें करते हो, जिस बच्चों को नहीं चमका इस बात को ध्यान से समझो। 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसी केस में आएगा। कह रहा है टू सॉल्यूशन ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर टी बी एंड टी ए एंड बी आर रेशियो दिया हुआ है। अरे मोलर मास का रेशियो अगर बोलूं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन तुम्हें बता देता हूं। देखो डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम होता है। बोलो हाँ या ना, जो बच्चे मेरे से एग्री करते होंगे बोलना हाँ या ना। अच्छा अगर मैं सर बोलूं क्या एक्स के लिए, तो अगर टी एफ अगर ए के लिए लिखना चाहता हूं, ए के लिए लिखना चाहता हूं मुन्ना, तो वो एक्स के लिए, अरे एक्स ए और वाई भी है, तो क्या हो जाएगा आई 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 वगैरह दिया नहीं गया है, नॉन वोला डिजॉल्विंग इन नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो के एफ कितना दिया हुआ है, के एफ दोनों के लिए सेम लेता, मोलारिटी क्या होता है मास, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ मुन्ना हुआ है, मास दिया हुआ है, बिल्कुल मास दिया हुआ 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। मास 1 kg और मोलर मास तो हम मान लेते हैं एक्स का पूछ रहा है ना, एक्स का पूछ रहा है तो हम एम एक्स मान लेते हैं, ठीक है मुन्ना। टी एफ दिया हुआ है। अच्छा टी एफ और बी के लिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मास, इसके लिए भी मोलर मास कितना एम वाई मान लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन में देखो रेशियो ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ए एंड बी के लिए टी एफ, इसका रेशियो मुन्ना आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं डिवाइड मानूं तो यहां पर क्या आ गया 1/4 इक्वल टू 1/mx, और यहां पर आ गया जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम वाई। तो बेसिकली यहां पर मोलर मास ऑफ y डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ x कितना आ गया, मोलर मास 1/4 आ गया। हमसे पूछ रहा था x और y को, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो mx अपॉन my कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कहीं पर देख लो 4 किस ऑप्शन में है। अच्छा बहुत बच्चे को 4 नहीं चमकता है, थोड़ी सी मैथ अगर अकल का बुद्धि दोहराओगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 1/0.25, यही जब जाता है तो 25/100, तो यानी यही क्या आ जाता है 4, तो मतलब 0.25 भी लिखा होगा तो भी आंसर सही होगा, आंसर सेकंड विल बी राइट आंसर। यही इसी चीज को चमका के लिखा है, 4 को लिखा है 1 अरे यार 4 को ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं 1.0.25, 1.0.25 मतलब 100/25, 25 चौका 100, समझ में आया। छोटी सी कैलकुलेशन है मैथ की, बताते चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन ग्राफ, फिर से हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ बेस। देखो केमिकल काइनेटिक्स में फार्मूला बेस बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए ग्राफ बेस का ट्रेंड ज्यादा बढ़ रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तुम्हें, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ दिखा है जिसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हमसे एवरेज रेट पूछ रहा है। एवरेज रेट के केस में क्या होता है ना, इंस्टेंटेनियस रेट के केस में आप क्या खींचते हो, टेंजेंट खींचते हो। एवरेज रेट के केस में किसके लिए 40 सेकंड, तो 40 सेकंड पे ग्राफ ले जाओ, t इक्वल टू 40 पे ले जाओ। 40 पे कितना वॉल्यूम है भैया, तो 40 पे अगर मैं आप बात करूं, अगर मैं बात करूं एवरेज रेट एट 40 सेकेंड, तो 40 सेकंड में क्या होता है, 40 सेकंड तक वॉल्यूम कितना था, तो 40 सेकंड तक वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम 0 था, और टाइम कितना लगा 40 - 0, ये हमारा क्या होता है एवरेज रेट होता है। अगर वही इंस्टेंटेनियस रेट रहते तो हम कोई 2 पॉइंट लेते, फिर इस पॉइंट और फिर इस पॉइंट के अबाउट ले सकते थे, या इस पॉइंट के अबाउट ले सकते थे, फिर हम टेंजेंट की ड्रॉ के हिसाब से 2 पॉइंट पर हम वॉल्यूम लेते हैं, 2 पॉइंट पर टाइम सेकंड लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा मुन्ना एवरेज रेट। तो एवरेज रेट के केस में कुछ दिक्कत नहीं है, जहां पर फाइनल पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देख लो और जीरो तक वॉल्यूम देख लो, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर विल बी सी विल बी करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में लाइन दिया, उसके बेसिक पे एप्लीकेशन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोलाइसिस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जहां पे बहुत आधे बच्चे गलत कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर क्या होता है ना, देखो हमारा कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड होता है हमारा निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला जाएगा, तो ये जाएगा कैथोड पे मुन्ना, और कैथोड पे ये वाला जाएगा। बट अब कौन जाएगा कैथोड पे, कौन जाएगा सर, जिसकी कैथोड पे निगेटिव वैल्यू, मतलब कैथोड पे वो जाता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कैथोड पे ज्यादा वैल्यू किसकी है 0.47 में, कैथोड पे तो ये जा रहा होगा। एनोड पे कौन जाएगा, जिसकी वैल्यू भैया कम होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो जाता है। तो अगर आप एनोड पे मेरे से बात करोगे, रूल बता रहा हूं, कैथोड पे वो जाता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, लिख देता हूं, कैथोड पे वो जाता है मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो जाता है कैथोड पे, और एनोड पे कौन जाता है लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो अभी मैं तुमको ये लाइन बताया और अभी मैं बताऊंगा, देखो मुन्ना गड़बड़ हो गया, अभी मैं बताऊंगा ये लाइन गड़बड़ हो गया, ये जाएगा और ये जाएगा, लड़ाई होगी दोनों में, कौन आयन जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों हमारा क्या एनोड है। अरे उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया क्या, एनोड पे कैथोड पे क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा, पॉजिटिव वाला जाएगा बिल्कुल, एनोड पे नेगेटिव वाला जाएगा, सही बात है। ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन माइनस से O2 में गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली घबराने की बात नहीं है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन H2O से आया, इसीलिए पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। अब देखो सर वैसे इस दोनों में एनोड पे कौन जाना चाहिए, तो आपने बोला है कि जो लेस होगा, तो लेस इस दोनों में ये है, जाना चाहिए ये, लेकिन भैया
H2O का O2 का ओवर पोटेंशियल के कारण ये नहीं जा पाता है हमारा रिएक्शन कैथोड पे। फाइनल अगर एनसीईआरटी में देखोगे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि डी वाला रिएक्शन होता है फाइनल रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। कॉन्सेप्ट से जो बच्चा लगाएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाला होना चाहिए, बट ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये वाला रिएक्शन नहीं जाता है एनोड पे, ये वाला रिएक्शन जाता है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, याद रख लेना। अगर ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यही आपके एग्जांपल में है और एक डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये दोनों एग्जांपल है, आप याद रख लो। डाइल्यूट H2SO4 में नॉर्मल मेथड से बन जाएगा, बट इस केस में आपको एक तिग्रम था जो मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एट 30 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ टी हाफ। देखो अब कह रहा है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ AV2। देखो अगर मैं बोला कि हाफ लाइफ अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं बोलूंगा टी हाफ बराबर होता है मुन्ना ln2/k। बोलोगे क्यों? मैंने बोला सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सर ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है मुन्ना? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। किस ऑर्डर का रिएक्शन है मुन्ना? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है इसलिए ये हुआ। अच्छा सर टी आप कितना दिया हुआ है सर? 200 सेकंड, तो K इक्वल टू लिख सकता हूं ln2 को लिख सकते हैं 2.303 log 2 डिवाइड बाय सर कितना 200 सेकंड, टाइम को उधर मैंने लेके चला गया, हाँ या ना, तो ये निकाल दिया। अच्छा सर हमको दे रखा है टाइम रिक्वायर्ड टू 80% कितना होगा, तो देखो स्टार्टिंग में कुछ 100 होगा, बाद में 80 बचा होगा। तो अगर मुझे K की वैल्यू पता होगा, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा मुन्ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? K इक्वल टू होता है, क्या होता है? K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग क्या मुन्ना? A0। तो A0 मान लेते हैं 100 रहा होगा, और फाइनल हमारा कितना बच रहा है? 80 बच रहा है। फाइनल कितना बच रहा है? 80 बच रहा है, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन। अब देखो K जो इस क्वेश्चन से निकालो, इसको यहां यूज कर लो, 2.303 डिवाइड बाय 200। अच्छा यहां पर log 2 भी तो होगा, log 2, और यहां पर हो गया 200, ठीक है मुन्ना। इधर 2.303, इधर हो गया t, इधर हो गया log, और इधर गया 100/20, तो इधर कितना हो गया 5, हाँ या ना। 2.30 से 2.30 कट गया, मतलब log 2 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू कितना? log 5/t। अब देखो क्वेश्चन यहां तक तो बन गया। अब बच्चा पता है क्या करता है? log 5/t। अब बस ध्यान रखना है यहां पर log 5 की वैल्यू ने दिया हुआ है, log 2 और log 3 का दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इधर की तरफ आएंगे। मैं बोला अगर t को इधर सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा? log 5 मतलब 200 log 5 डिवाइड log 2। अब अच्छा log 5 को क्या लिख सकते हैं? log 5 को लिख सकते हैं मुन्ना log 10/2, तो log 10 माइनस log 2। जिस बच्चों को log की प्रॉपर्टी पता होगा वो कर लिया होगा, जिस बच्चों को log 2 का प्रॉपर्टी पता होगा कर लिया होगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब मैं देखो यहां लिख रहा हूं 200 इंटू 1, 200 माइनस 200 इंटू, या फिर 200 ऐसा करो ना, 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई इधर 0.3, तो कितना आ गया? 200 इंटू 7/3। तो 7/3 करोगे, इसको सॉल्व करोगे 467 आ रहा होगा। कर लो, सॉल्व करके देख लो 467। कैसे पता चला? 3 2 जा 6 डबल। अरे कैलकुलेशन मैंने कर लिया ना, लॉजिक सिखाया था कैसे कैलकुलेशन करते हो। देखो ना यार 7/3 है, तो यानी 2 समथिंग आएगा, 2.1 2.2 के पास में। अब देखो 200 से मल्टीप्लाई करो तो 200 दूना 400, 400 प्लस आएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन में है 400 प्लस, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बहुत कम भी नहीं आएगा। तो तुम देख लो बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है, बहुत सारा बच्चा गलती अगर ऑप्शन में 300 होता है तो गलती यहां पर log 5 की जगह पे log 3 की वैल्यू पुट करके आगे बढ़ जाता है। ये मिस्टेक से बचना आप क्वेश्चन में। अगला कह रहा है सिलेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है मुन्ना। देखो डीलोकलाइजेशन, देखो इसका लोन पेयर बाहर है, लोन पेयर बाहर है, इसका लोन पेयर बाहर है, लेकिन यहां पर दे रहा है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसका लोन पेयर मुन्ना ये खींच रहा है, ये क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्या करेगा? थोड़ा खींचेगा, ये देगा भी लेकिन ये थोड़ा खींचेगा भी। यहां पर तो सबसे वीक हो जाएगा फोर्थ वाला सबसे वीक, तो ये दोनों तो वैसे कट गया, फोर्थ वाला सबसे वीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे बेहतर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, सबसे बेहतर फर्स्ट वाला, आंसर नंबर यही दिख रहा है। उसके बाद हो जाएगा थर्ड वाला, उसके बाद हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। समझ में आया? क्लियर हुआ? जब भी जो क्वेश्चन आता है आपको बेसिसिटी वगैरह बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, आप कर लेते हो। देखो ये क्वेश्चन में ना आपको केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बट सारा डाटा दिया हुआ। फॉर अ रिएक्शन P से B बन रहा है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है? A होता है, ठीक है मुन्ना। एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है E, एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ है हमको 4 × 10⁻³ कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। उसके बाद एंड 8.3, तो 8.3 दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, और हमको ये क्या दिया हुआ है?
मतलब log a कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻13, तो a की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पुट किया और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। किलो जूल है तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इफ द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर पूछना जहां पर रेट कांस्टेंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है 2 × 10⁻6, देखो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब देखो 2 × 10⁻6 लॉग किए और यहां पर हमारा क्या था आर, आर की वैल्यू कितना हुआ है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 8.3 जूल, तो 8.3 टेम्परेचर नहीं पता है मुन्ना, और 2.3 आरटी टेम्परेचर हमको नहीं पता था, इसीलिए हमने टेम्परेचर को टी पुट कर दिया। समझ में आया? इसके अलावा अच्छा हमने log 10 की वैल्यू 2.3 पुट किया है, तो log 10 यहां पर हमने ln को log में बदला है। अरे मुन्ना यहां पर ln है, ln से हमने log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करके यहां पर log में बदला है, वही 2.3 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आया? यहां पर भी ln को log बदले, यहां पर भी log बदले, यहां पर ln था नहीं तो log में अरे जब log में मल्टीप्लाई किए ना तो उसकी वैल्यू 2.3 से मल्टीप्लाई करा दिए। उसके बाद इक्वेशन log 2 log a - b, तो log b इधर 10⁻6, अरे मुन्ना log a⁴n क्या हो जाता है, n log a हो जाता है। तो यही चीज तो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, इसीलिए मैं बोला टाइम टेक मत करो, वेस्ट मत करो, सीधे समझो। तो log a + b log a b, तो log a log b में यहां पर पावर वही वाला रूल अप्लाई किया 6, फॉर्मूला सॉल्व किया 2⁵ आंसर पूछ रहा होगा क्या, रेट कांस्टेंट, तो कितना आएगा 10⁻, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 225, इसका आंसर कितना आ जाएगा 225, इसका आंसर कितना आ जाएगा 225 × 10⁻10 केल्विन। सॉल्व करोगे इसको तो आएगा 22.5 केल्विन। उसको हमने थोड़ा सा जुगाड़ बना के ऐसे लिखा है ताकि आपको मतलब इंटीजर टाइप वाला आंसर मिल जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इफ CFS क्रिस्टल फ्लैशलाइटिंग एनर्जी दिया हुआ है इसके लिए 96 जूल, कॉम्प्लेक्स ब्लू ऑब्जर्व मैक्सिमम वेवलेंथ, हमसे लैम्डा पूछ रहा है। देखो आसान क्वेश्चन, फिर CFSC बराबर आपको ये हमको रिलेशन पता होता है, जिस बच्चे को नहीं पता है याद कर लो, रट लो, जैसा भी कह रहा हूं 2.5 होता है और एक होता है 2.5 जिसको बोलते हो माइनस का 4/9 भी लिखते हो इसको, ठीक है ना। अरे नहीं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और इसकी वैल्यू हमको दे रखा है, यहां से सॉल्व करोगे डेल्टा नॉट आ जाएगा, डेल्टा नॉट आ गया 245 जूल। एनर्जी बराबर होता है, ई बराबर होता है SC/λ, और एनर्जी की वैल्यू जो ऊपर निकाले तो वही पुट करोगे, लैम्डा यहां से आ जाएगा 480। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, दो फॉर्मूला, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ई बराबर SC/λ और दूसरा हमारा क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो सी कार्बन से जुड़ा जितने H होता है सिप को किस में बदल देता है मुन्ना, एसिड में बदल देता है, तो क्या हो गया COOH हो गया, ये बन गया हमारा A। ये क्या बन गया A, इसका रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, अच्छा इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ही बनता है, फिर इसका ब्रोमिनेशन कराते हो, इसका ब्रोमिनेशन कराए हो, ठीक है। यहां पर A ये नहीं बनेगा, A ध्यान से समझ लो क्या बनेगा, यहां पर COO- और K+, ठीक है, ये बनता है A। अगर और भी स्पेसिफिक हो गए जाओ, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद ये क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा, ठीक है। अब इसका Br2 के साथ करा रहे हो तो Br2 के साथ क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, मेटा पोजीशन पर लगेगा, तो मेटा पोजीशन पर लगा दो। क्यों मेटा पोजीशन पर लगेगा, क्योंकि -m से खींचेगा, तो मेटा पोजीशन पर यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर क्या लगेगा COOH। या फिर एक बच्चा बोलेगा अरे सर ये कैसे कर दिए, ये हम डरा दिए, हम बोले यार कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर COO इसके मेटा पोजीशन ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे पूछ क्या रहा था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ओके पाई बॉन्ड काउंट कर रहा था, तो अरे मुन्ना कोई भी बोल देगा इसमें कितना पाई बॉन्ड है, रिंग में सर 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3, अच्छा सर यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, इसके पोजीशन Br लगा हुआ है, तो कितना पाई बॉन्ड, टोटल 4 पाई बॉन्ड। आसान क्वेश्चन, बस रिएक्शन में रिएजेंट अगर पता होगा सेकंडों में क्वेश्चन बन सकता था। अगला क्वेश्चन फिर से मेटल सरफेस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, फ्राइडे लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, की कॉन्सेप्ट सब कुछ इसीलिए मैं लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो आप जानते हो। बहुत सारे बच्चे क्या हुआ था ना, फर्स्ट टेस्ट में बोला था सर 1 घंटे का सर आप टेस्ट मतलब हमको रिकॉर्डिंग दे रहे हो सर, कितना देखूंगा, तो इसीलिए मैं बहुत टाइम स्पेसिफिक बहुत जल्दी कोशिश क्यों करने का, और आपको समझ में W बराबर ZIT, फ्राइडे का फर्स्ट लो पता ही होगा, W होता है मास कितना डिपॉजिट हुआ है, और मास कैसे होता है, मास बराबर होता है मुन्ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी आपको पता होगा, एरिया कितना हुआ है, देखो हमको दिया हुआ है 100, अच्छा लेंथ कितना हुआ है 0.00 mm, तो इसको mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.01 हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेंसिटी आपको दिया हुआ है 10 ग्राम पर ml, ये वाला जो वैल्यू है ना, इसी वाली वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो मास आ गया, कितना डिपॉजिट हो गया, जेड क्या होता है, कितना हमारा इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, तो देखो मास अपॉन n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मास कितना आ गया 60 दिया हुआ है क्वेश्चंस में, देखो NiO2 होल क्वाइज, इसका मास निकालोगे ना, इसका मास आपको क्वेश्चंस में कितना दे रखा है, अपने को क्वेश्चन में दे रखो, देखो ना मोलर मास, ये देखो ना क्वेश्चन में दे भी रखा है 60 ग्राम। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, अरे मुन्ना Ni है, NiNO3 है ना, ये जब ब्रेक होगा ना मुन्ना तो Ni2+ में चला जाएगा, ठीक है सॉल्यूशन में, और NO3 2- में जाएगा, तो इसका देखो कितना मोल आयन जा रहा है, 2 मोल
2 मोल, तो इसीलिए 2 n फैक्टर इसके लिए 2 आ जाएगा। और हमको 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है। 96501 फ्राइडे में इलेक्ट्रॉन होता है, सॉल्व करोगे 161 हमारा सेकंड निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड सिंथेसिस क्या होता है? अल्फा एमिनो एसिड। क्या बोला? अल्फा एमिनो एसिड क्या किससे बनता है मुन्ना? कंडेंसेशन से। किससे बोला? अल्फा एमिनो एसिड जो होता है उसका कंडेंसेशन से क्या बनता है हमारा? पेप्टाइड बनता है। क्या फॉर्मेशन होता है? पेप्टाइड बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है मुन्ना? पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड, पेप्टाइड, समझ रहे हो? अच्छा, अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है? सर एक R ग्रुप हो, इससे CH ग्रुप हो, इधर से ही सर COOH लगा हो और इसी से सर NH2 लगा हो। अच्छा, ये अल्फा एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड के लिए कोई भी हो सकता है सर। 2 जब अल्फा एमिनो एसिड लेते हैं तो सर एक पेप्टाइड लिंकेज बनता है। ये लिए, और मान लो एक और हम इधर ले लेते हैं CH, ठीक है मुन्ना, इधर COOH और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर क्या ले लिए? R ले लिए। जब 2 सर हमारा हटता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है और हमारा पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करता है। तो 2 अल्फा एमिनो एसिड जब मिलता है तो एक पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं आपसे बोलूं मुन्ना, अगर n अल्फा एमिनो एसिड अगर लिंक करेगा तो तुम बोलोगे सर n-1 लिंकेज बनाएगा। अरे नहीं समझ में आया? अरे सर 2 मिला तो 1 जुड़ा, 2 हाथ मिला तो 1 मतलब 1 जुड़ा। अगर सर n-n हाथ जुड़ेगा तो n-1 मिलाप होगा ना, ऐसे n-1 जुड़ा बनेगा। तो पूछ रहा था कितना, अब एमिनो एसिड देख लो कितना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लॉजिक समझो। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड, ल्यूसिन दूसरा एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड तीसरा एमिनो एसिड, हिस्टिडाइन चौथा एमिनो एसिड। तो पेप्टाइड लिंकेज कितना बन जाएगा? n-1 यानी 4-1। इजी क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल का फिर से एक बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप लोग टेस्ट दिए होंगे, आपको मजा आया होगा और जो भी क्वेश्चन था मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू आप सीखे होंगे। फिर भी अगर कोई छोटा भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। JITS 3 जो होगा वो हमारा होगा 1 जनवरी, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा और बिल्कुल मस्त तरीका से तैयारी कीजिए 11-12 का। फिर भी और कुछ भी अगर आपको फीडबैक देना हो, कुछ भी देना हो, कल ऐप में अगर किसी बच्चों को दिक्कत हुआ हो, जो भी आपको सजेशन देना हो वो दे सकते हैं। मैं आपको गारंटी कहता हूं, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट टाइम टू टाइम हमेशा इसी चैनल पर आते रहेगा। जब तक आप काउंसलिंग में कॉलेज नहीं चला जाते तब तक ये चैनल हेल्प करता रहेगा। तो जुड़े रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।